दोस्तों, पहले ही काम हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। तैयारियां तो करनी पड़ती हैं। दरअसल अब तेजस्वी यादव ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद आरजेडी में रहने के बावजूद, यानी कि पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद, विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के लिए काम करने वाले नेताओं की तलाश न केवल शुरू हुई है, बल्कि लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। एक नहीं, दो नहीं, 300 ऐसे बड़े नेता चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया, गद्दारी की, यानी 300 गद्दारों की पूरी लिस्ट तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने न केवल पार्टी बल्कि परिवार में लड़ाई लड़वाने का काम भी किया था। आज एक एक चेहरे का खुलासा करने जा रहा हूं। यही नहीं, अब आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कैसे सम्राट चौधरी, कैसे विजय सिन्हा और कैसे नीतीश कुमार की दिक्कत बढ़ सकती है। यह दिक्कत कोई और नहीं, तेजस्वी यादव बढ़ाएंगे। आरजेडी ने कौन सा फैसला लिया है जिसके बाद बेचैनगी वाकई एनडीए में देखने को मिल रही, खासकर नीतीश सरकार में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको चुनाव वाले दिन एक खबर याद होगी। उस खबर पर बड़ा उत्साहित थी गोदी मीडिया। खबर यह थी कि तेजस्वी यादव जो है वो ट्रोल कर रहे हैं, यानी कि वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यह मनोकामना थी कि कैसे भी करके कोई चुनाव जीते हारे 25 नहीं 30 सीटें, 35 सीटें आरजेडी की आ जाए, लेकिन यह याद रखा जाए ये कम से कम तेजस्वी यादव चुनाव हार जाए, लेकिन तेजस्वी यादव चुनाव जीते। बस यही अब नई सरकार के लिए मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि एक वक्त में बीजेपी के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था खुल्लम खुल्ला कि अब हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और विपक्ष सामने होगा ही नहीं, ऐलान करना शुरू कर दिया था। क्योंकि इनको सवालों से बड़ी दिक्कत होती है, इन्हें आलोचनाओं से बड़ी दिक्कत होती है। इनसे ना सवाल पूछो, और ऐसा नहीं है कि विपक्षी सवाल पूछ ले, इनके जब अपने पूछने पर आते हैं सवाल, सलाह देते हैं, तो उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है, जैसे आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता। ये आलोचनाओं से कितना घबराते हैं ये पहले भी आप देख चुके हैं। यही आसार इस बार बनाने थे। पिछले 1.5 साल बीता, उसमें तेजस्वी यादव ने बड़ी दिक्कत पैदा कर दी थी। इतने बेचैन नीतीश कुमार नजर नहीं आते थे जितने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नजर आते थे। अब कुछ ऐसे ही हालात फिर से बनते नजर आएंगे। क्यों कह रहा हूं, पहले इस खबर को देखिए। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को चुना विधायक दल का नेता। बैठक में इन मुद्दों पर हुई बात, क्या हुई है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया, यानी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक बार फिर से वहीं विधानसभा के अंदर कई सवालों के जवाब तलाशते नजर आएंगे। लेकिन ये कब तक होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं। हम लगातार आप तक बिहार का एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अब हालात जैसे भी जब तक चले सरकार, लेकिन फिलहाल जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि विधायक दल का नेता चुना है, तो बेचैनगी देखने को मिली। बेचैनगी इसलिए भी है क्योंकि 1.5 बरस तक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, मतलब सोचिए, एक तरफ अकेले तेजस्वी यादव, उधर अशोक चौधरी जैसे नेता, विजय सिन्हा जैसे नेता, सम्राट चौधरी जैसे नेता सिर्फ बार बार ये याद दिलाते रहे जंगल राज। अब बारी आएगी असली जंगल राज का जवाब देने की, जिस पर गोदी मीडिया बात करने से घबराती है। सम्राट चौधरी को जवाब देना होगा विजय सिन्हा को भी, कि जब वो निकले थे शोभा यात्रा लेकर, अपनी वो अभिनंदन यात्रा लेकर, तब गोलीबारी हो रही थी। क्या सम्राट चौधरी के कानों तक वो आवाज नहीं पहुंची? क्या वो तस्वीर नहीं दिखी? ये तमाम चीजों का जवाब तो देना होगा ना। जिन जिन घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा उनका जवाब तो देना होगा ना, क्योंकि आप सड़क पर हो रहे अतिक्रमण पर तो सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन दूसरों के घरों पर चल रहे बुलडोजर पर तो सवाल पूछोगे ना। तो इसी ने बड़ा बेचैनगी पैदा की है। अब आइए दूसरी खबर। यह अमूमन होता ही है, ये ज्यादातर पार्टियों, खासकर बीजेपी के लिए बहुत खेल है। भारतीय जनता पार्टी के में एक बहुत गजब की कहानी है। गजब कहानी है, चुनाव से बहुत डरते हैं, ये क्लियर बात है। ये चुनाव लड़ने से बहुत डरते हैं। मालूम है, निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ही सत्ता से आउट हो जाए। और ये कोई झूठ बात नहीं है। पोस्टल बैलेट वाला हमने आपको दिखाया था। पोस्टल बैलेट में आरजेडी महागठबंधन की सरकार बन रही थी भाई। 142 सीटें 98 सीटों पर सिमट कर रह गई थी एनडीए। ये हालात थे, यानी ईवीएम में ये जीतते। एसआईआर जो कराया उसमें खेला क्या किया ये सबको पता है, तो ये किसी छिपा नहीं है। और जहां जहां ये कर नहीं पाते, वहां दूसरी जो सामने खड़े हुए प्रत्याशी हैं उन्हें अपने साथ मिलाकर अपने प्रत्याशी को निर्विरोध जितवाते हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है। अब हालत क्या है,
आरजेडी को 3 दिन में 300 भीतर घातियों के मिले नाम, कई जगहों की सूची आना अभी बाकी है। यानी अब तेजस्वी यादव ने उन लोगों को लिस्ट करना शुरू कर दिया है जिन्होंने, जो बनते तो थे आरजेडी के नेता कि हम तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, लालटेन वाले, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लेकिन अंदर खाने क्या करते थे, वो सपोर्ट एनडीए को कर रहे थे। और एनडीए में सिर्फ मैं बीजेपी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, इसमें जेडीयू एलजेपीआर का भी जिक्र है कि कैसे उनके साथ मिलकर खेला करने की कोशिश हो रही थी। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 300 बड़े नेताओं का नाम है जिन्होंने आरजेडी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। खबर क्या है पहले देखिए। बिहार चुनाव 2025 में करारी हार झेलने के बाद लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में भीतर घातियों की सूची बनाई जा रही है। प्रमंडलवार बैठकों के दौरान बीते 3 दिनों की समीक्षा में पार्टी को 300 ऐसे भीतर घातियों के नाम मिले हैं जिन्होंने आरजेडी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में काम किया। आरजेडी में हार की समीक्षा जारी है, अभी अन्य प्रमंडलों की बैठक होना बाकी है। ऐसे में संभावना है कि पार्टी के भीतर घातियों की सूची लंबी होगी। पार्टी नेतृत्व द्वारा जांच कर ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी अब हड़कंप मचना लाजमी है, क्योंकि अंदर की खबरें बाहर तक पहुंचाने का काम कैसे होता है यह हर कोई जानता है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर वहां जहां क्षेत्रीय दलों का दबदबा है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे आप चले जाइए उत्तर प्रदेश है, हरियाणा भी चले जाइए, हरियाणा में था, अब वो खत्म हुआ है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया, लेकिन एक वक्त में था। आप चले जाइए बिहार, चले जाइए झारखंड, चले जाइए, ये वो राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। अब क्षेत्रीय दलों के दबदबे में क्या करती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में 2 फॉर्मूले हैं, 2 मतलब है तो एक ही तरीका, तोड़ना, सिर्फ तोड़ना। या तो परिवार, अगर कोई पार्टी है तो परिवार, क्योंकि बीजेपी वाले भी तो दूध के धुले नहीं है, सब जानते हैं बीजेपी में उनके बच्चे क्या क्या बनते हैं, तो या तो उनके परिवारों को तोड़ा जाता है या फिर पार्टी तोड़ी जाती है। ये बिना तोड़ फोड़ के अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ राज्यों के नाम गिना रहा हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य तो मैं ऐसे ही बता दूं। हरियाणा का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हरियाणा में जो चाहते तो वो हो गया है। एक वक्त में आपने देखा होगा इनेलो, ये सब पार्टियां वहां पर थीं, धीरे धीरे उनका वजूद खत्म हुआ, तभी जाकर जब क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हुई तब जाकर बीजेपी का नंबर आया कि चलो सरकार में आ जाते हैं, वरना इनका खाता तक नहीं खुलता था। हरियाणा के अंदर ऐसे हालात पैदा थे। उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो चाचा और भतीजे के बीच जो जंग शुरू हुई 2016 में, बीजेपी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी सरकार आ जाएगी प्रचंड बहुमत की, क्योंकि बीएसपी पूरी तरह से रसातल में चली गई थी। चाचा भतीजे के बीच में दरार थी, समर्थक बट गए थे, वोटर बट गए थे, और आखिरकार बीजेपी ने मोर्चा मारा। 2022 में भी यही हुआ, चाचा भतीजे साथ आए, लेकिन सब देख रहे थे कि दिल नहीं मिल पा रहे और ना दल मिल पा रहे। लेकिन जब से दल और दिल मिले तब से काउंटडाउन शुरू हो गया। बिहार में भी चुनाव से ठीक पहले तेज प्रताप यादव वाला खेल याद है ना। अब महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में भी यही खेल है। जब तक शिवसेना को नहीं तोड़ पाए, जब तक ये एनसीपी में सेंधमारी नहीं कर पाए, सत्ता में नहीं आ पा रहे थे। ये इनका खेल है। यही काम इन्होंने झारखंड में करने की कोशिश की थी। जब ईडी के दफ्तर में गिरफ्तार किया गया था हेमंत सोरेन को, तब चंपई सोरेन अब विधायकों की लिस्ट लेकर घूमते रहे। मौजूदा उपराष्ट्रपति अब झारखंड के राज्यपाल थे, वो 2 दिनों तक गायब रहे। बीजेपी का पूरा खेमा बैठ गया था झारखंड की राजधानी रांची में जाकर कि कभी वो थे निशिकांत दुबे, कह रहे थे कि मेरे संपर्क में जेएमएम के हैं, शिबू सोरेन के परिवार वाले हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, तमाम चीजें, लेकिन उनको तोड़ नहीं पाते। तब तक मैं आपको अब भी बता रहा हूं, तोड़ फोड़ के बिना ये सरकार बना नहीं पाते। इन्होंने ऐसे ही मुखबिर छोड़े थे, लेकिन एक एक मुखबिर को पकड़ लिया है तेजस्वी यादव ने। नमस्कार।